नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांसुर अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो सेकंड यूनिट है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करूंगी, जिसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा इसमें दिए गए शब्दों का अर्थ समझेंगे और साथ ही क्या संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। भारत का संविधान प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो संविधान के स्रोत, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्य को बताती है। यह प्रस्तावना यह सुनिश्चित करती है कि संविधान में जो उद्देश्य, संविधान जो है हमारा है वो प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनी है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का महत्वपूर्ण आधार है। संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। आप सभी ने देखा कि प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी ये संविधान जो है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और संविधान की जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष में केंद्रित न होकर संपूर्ण भारत की जनता में, भारत के लोगों में निहित है। यह प्रस्तावना इस बात की भी घोषणा करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य, अर्थात हमारा जो संविधान है उसके स्वरूप को बताती है कि हमारे संविधान का, हमारे देश का स्वरूप कैसा है। हमारा देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात आंतरिक व बाह्य मामलों में हम निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर ही अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारे संविधान का स्वरूप है। अगला, प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है, साथ ही राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देने की बात भी करती है।
इसमें उस तारीख का भी उल्लेख किया गया है जिस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया, यानी हमारी जो प्रस्तावना है वो शक्तियों का स्रोत कौन है इस बात की ओर इंगित करती है, संविधान का स्वरूप क्या है इस बात की ओर इंगित करती है, साथ ही भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता प्राप्त हैं इस बात का भी उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है। साथ ही इस तारीख का भी उल्लेख किया गया है, उस तारीख का भी उल्लेख किया गया है जिस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया। देखिए, ये तो था कुछ संक्षिप्त सी बातें। अब हम प्रस्तावना के एक एक जो शब्द हैं महत्वपूर्ण, उनका आज से समझ लेते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में इसके ऊपर छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं और संपूर्ण प्रस्तावना के ऊपर कोई बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। और हमें आगे हमारा संविधान पढ़ना है, और संविधान पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसके स्वरूप को, उसकी प्रस्तावना को समझें। सबसे पहले है संप्रभुता। आपने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है, अर्थात संप्रभु है हमारा देश। मतलब भारत किसी भी बाह्य व आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, उनसे पूर्णतः मुक्त है, एक संप्रभु राष्ट्र है। यह स्वतंत्र होकर अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकता है और अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं है। अगला शब्द आता है समाजवादी। देखिए, हमारी प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। उसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ है, केवल एक बार हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखें। 42वें द्वारा 1976 में समाजवादी से आशय है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जो है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसका आशय है समाज के जो कमज़ोर और पिछड़े वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा और समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट, पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इससे आशय है कि भारत में सभी धर्मों को, सभी पंथों को समान सुरक्षा व समर्थन पाने का अधिकार है। इस हेतु भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है, यानी सभी धर्म के साथ हमारे देश में समान व्यवहार किया जाएगा, उनको समान सुरक्षा, आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे। धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। देखिए, संविधान की शक्तियों को मूर्त रूप सरकार के द्वारा दिया जाता है। हमारे संविधान में जो शक्तियाँ दी गई हैं उनको व्यवहारिक स्तर पर कौन लागू करता है? हमारी सरकार लागू करती है। और सरकार कैसे चुनी जाती है? चुनावों के माध्यम से। चुनाव में भाग कौन लेता है? हमारी जनता ली जाती है, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुना जाना ही क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? हमारी जनता में, हमारे लोगों में निहित है, यानी जनता के द्वारा बनाई गई सरकार ही संविधान की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट आता है गणराज्य। गणराज्य से अभिप्राय है राज्य का जो प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात वो वंशानुगत नहीं होता, जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख यानी सम्राट जो है वो वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक नहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, क्योंकि भारत का जो राज्य प्रमुख है यानी जो हमारा जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऐसे ही फ्रांस का जो राज्य प्रमुख है यानी वहाँ का राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जिस शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था या गणराज्य कहा जाता है। अर्थात
गणराज्य जो होता है उसमें राजनीतिक संप्रभुता राजा की बजाय किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय। न्याय के 3 रूप दिए गए हैं हमारी प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से आशय है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समाज में समानता प्राप्त हो, यानी सामाजिक स्तर पर समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को जो सार्वजनिक स्थल है उनके प्रयोग का पूर्ण व समान अधिकार हो। नेक्स्ट आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से आशय है राज्य को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी लोगों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो सकें, और जो हमारे आर्थिक संसाधन है, देश के जो आर्थिक संसाधन हैं उनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष का केंद्रीकरण ना हो, यानी संपूर्ण जनता का समान अधिकार हो। नेक्स्ट राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी को शासन प्रणाली में समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ सभी को समान राजनीतिक अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, 18 वर्ष की आयु के पश्चात सभी को वोट डालने का अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था है, पैसे के आधार पर या अन्य किसी पद के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला समानता। देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, और इन सभी, देखिए ये जो सभी उद्देश्य जो दिए गए हैं हमारे प्रस्तावना में, इन सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए, इन सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के लिए संविधान में जगह जगह पर उसके लिए मौलिक अधिकार या अन्य कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। ये जब आप संविधान पढ़ोगे आगे के लेक्चर्स में तो उनमें आपको धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ ये लक्ष्य पूर्ण हो रहा है, यहाँ ये लक्ष्य पूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट है बंधुत्व यानी भाईचारा। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए देश में बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता अर्थात प्रस्तावना में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे देश की गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। ये हमने प्रस्तावना के जो मूल शब्द थे, उसका जो स्वरूप था, उसके जो उद्देश्य थे उनको समझा। अगला प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और यदि है या नहीं है तो क्या हम इसमें संशोधन, क्या हमारी संसद इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है सबसे पहले 1960 के बेरुबारी संघवाद में उभरा। बेरुबारी संघवाद जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसे संविधान का प्रेरणा तत्व माना जा सकता है किंतु इसे संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। इसके रहने या न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा 1960 के बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसे केवल इस संविधान का प्रेरणा तत्व माना है और कहा है कि इसके होने या न होने से संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके पश्चात 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में जो बेरुबारी संघवाद था उसके निर्णय को पलट दिया और उलटते हुए निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे को, मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। देखिए 1960 के बेरुबारी वाद को 73 का जो केशवानंद भारती वाद था उसमें पलट दिया और पलटते हुए निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और भाग है इसलिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं, संसद संशोधन कर सकती है, किंतु
इसकी कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमा क्या है कि संसद भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो, मूल स्वरूप जो है वो उसका प्रभावित हो। तो ये निर्णय दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।